तो चलिए इस वीडियो में आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जावा के, जिससे कि आप अपनी कोडिंग की शुरुआत कर सके और प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कि आपकी मशीन लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ टास्क करवाना है तो आप इसको ऐसे थोड़ा बोलोगे कि ये कंप्यूटर ये कर दे वो कर दे, वो आपको ठेंगा दिखा देगा। ठीक है, तो आपकी वो ऐसे बात नहीं सुनने वाला। उसको एक ऐसी लैंग्वेज में उसको हमको बताना होगा जो वो समझ सके, और वो लैंग्वेज है आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज देख सकते हो आप, इसके अंदर बिट्स होती है। ठीक है, बिट्स क्या होती है, या तो 0 या फिर 1 आपकी। ठीक है, तो इस टाइप से इसको अगर हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देते होंगे पहले, लेकिन देखिए काफी टीडियस प्रोसेस था। सॉरी, ठीक है यार, ये 2 पर अंगली जा रही है बार बार। ठीक है, तो इस टाइप से, क्योंकि बिट्स या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ प्रोसेस था। अब सपोज करिए 0 की जगह मैं यहाँ पर 1 कर दूं तो क्या होगा, एक टास्क होगा और वो टास्क दूसरा बन जाएगा। ठीक है, सपोज करिए ये तो एक टास्क हो गया, अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं तो हो सकता है दूसरा टास्क हो। इसीलिए काफी टेडियस प्रोसेस था, ये काफी मेहनती टाइप का एक प्रोसेस था। ठीक है, काफी एरर्स आ सकते थे इसमें। इसीलिए क्या किया, फिर एक लैंग्वेज बनाई गई, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज बना तो ली, ठीक है, इसमें क्या था, निमोनिक्स का यूज करते थे। ठीक है, इसको छोड़ो, निमोनिक्स क्या होते हैं फिलहाल समझ लीजिए। एक लैंग्वेज बनाई, ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज से आसान थी, बना ली भाई। अब एक दिक्कत आई, क्या कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो फिर क्या किया जाए? तो जैसे कि आपको इंग्लिश आती है, एक दूसरा बंदा है उसको हिंदी, तो आप एक ट्रांसलेटर रख सकते हो अपने साथ। इसी टाइप से एक ट्रांसलेटर बनाया गया असेंबलर नाम से। वो क्या करता था, आपकी जो मशीन असेंबली लैंग्वेज थी, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, उसको बदल देता था किसके अंदर, आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर कंप्यूटर आराम से आपका काम कर देता था। ठीक है, तो ऐसे चलता रहा। फिर इसके बाद इसमें भी थोड़ी डिफिकल्टीज आई, तो उसके बाद आई आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक खास बात थी, ये क्या थी, इंग्लिश जैसी थी। मतलब जिस टाइप से आपके इंग्लिश कीवर्ड्स होते हैं ना, तो इसके अंदर भी वही इनकलकेट किए गए थे, तो इसीलिए इसको यूज़ करना आसान होता था। लेकिन क्या आपका जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है? जी नहीं। इसीलिए फिर से आपका जो ट्रांसलेटर है वो बनाया गया। अब 2 ट्रांसलेटर है, कंपाइलर और एक है आपका इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझेंगे। जैसे कि आपने कुछ यहाँ पर कोड लिखा, मेरा मतलब आपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप ऐसा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ कोड लिखा, सपोज करिए ये कोड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ लाइन्स लिखी होगी, सपोज करिए 3 लाइन का कोड है। तो कंपाइलर क्या करेगा, आपका जो कंपाइलर होगा वो आपके पूरे कोड को, मतलब क्या है, ये 3 लाइन्स है, तो तीनों कोड को एकदम से मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। और जो इंटरप्रेटर होगा वो पहले इस लाइन को बदलेगा, फिर अगली लाइन को बदलेगा, फिर अगली लाइन को बदलेगा। मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन करता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इंटरप्रेटर। ठीक है, और जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, आपका एकदम से कर देता है, कन्वर्ट्स एंटायर कोड एट वंस। ठीक है, एक बार के में ही आपके मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। तो ये डिफरेंस होता है। और मैं आपसे कहूं, अगर आपके पास एक कोड है जो कंपाइल्ड है, मतलब क्या, कंपाइलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में बदला गया है, और एक है जो इंटरप्रेटर की मदद से मशीन लैंग्वेज में बदला गया है, तो कौन सा फास्ट होगा? तो कंपाइलर वाला फास्ट होगा। ठीक है, तो वो कोड जो कंपाइल्ड होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस और एक बार जावा कंपाइलेशन प्रोसेस भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो क्या होता है, जैसे कि ये आपका सोर्स कोड है, ठीक है, इसको कंपाइलर ने बदला, तो जो कंपाइलर होता है ये आपका क्या हुआ, सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड आपका वो कोड होता है, या फिर आप कह सकते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हो, या फिर कह सकते हो अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सोर्स कोड हो गया ये आपका, है ना, एक तरह से सोर्स कोड हो गया। तो फिर हमने इसको कंपाइलर की मदद से हमको इसको किस में बदलना है, हमको इसको बदलना है मशीन लैंग्वेज में। तो इसको बदल दिया हमने मशीन लैंग्वेज में। तो अभी हम बात कर रहे हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, उनमें से एक जावा है। तो सपोज करिए, हम अभी जावा की बात नहीं कर रहे, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ट्रेडिशनल मतलब जो नॉर्मली होता है,
उसमें सोर्स कोड जो है कंपाइलर बदलेगा मशीन लैंग्वेज में। लेकिन सपोज करिए आपके पास एक सिस्टम है और वो विंडोज़ यूज़ करता है, ठीक है, तो वो आपने विंडोज़ वाले सिस्टम पर आपने बदला और फिर आप क्या करते हैं, इस मशीन कोड को, मशीन कोड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा सा लगेगा। तो इस मशीन कोड को आप उठाकर दूसरे एक कंप्यूटर पर ले जाते हैं जो यूनिक्स यूज़ करता है, ठीक है, तो वे उस पर काम नहीं करेगा, हो सकता है उस पर वो कुछ और काम कर दे, मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड हुआ, है ना। लेकिन जावा के अंदर कुछ और होता है। जावा के अंदर क्या होगा, सोर्स कोड होगा आपका, ठीक है, सोर्स कोड, कंपाइलर आपका होगा, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, उसको मशीन कोड में बदलेगा। अब अलग क्या हुआ यहाँ पर, वो जो मशीन कोड था ये किसके लिए था, कंप्यूटर के लिए था, जी हाँ। लेकिन जो ये मशीन कोड होगा ये किसके लिए होगा, ये होगा आपके JVM के लिए, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। अब जो जावा वर्चुअल मशीन होगी और जो ये मशीन कोड बना आपका, इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बाइट कोड। तो फिर क्या होगा, जो ये बाइट कोड बन के आया आपका, अब JVM के लिए होगा, JVM के अंदर आपका होता है इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर होता है ना ये JVM के अंदर होता है। फिर ये क्या करेगा, इस बाइट कोड को आपको मशीन कोड में बदल देगा जो कि कंप्यूटर के लिए होने वाला है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, बस एक चीज होनी चाहिए कि हर एक कंप्यूटर के पास अपना JVM होना चाहिए। अगर उसके पास जो JVM है और फिर जो ये हमारा मशीन कोड बना ना, फिर आप इसको उठाकर कहीं पर भी चला दो, किसी भी कंप्यूटर पर चला दो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। तो इतनी हमने बात कर ली। अगर आपको पूरा ही डीप जानना है भाई तो हमारे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं एक एक टॉपिक पर। अब इतनी जल्दी हम भी पूरे डीप नहीं पढ़ सकते, इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो गया। अब हम बात करेंगे एक बार जावा के बारे में। तो जावा क्या है, हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो IDE क्या होता है, अब आपको ये सोर्स कोड मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शंस है ये कहीं पर लिखने पड़ेंगे, फिर आपको कंपाइलर भी चाहिएगा, इंटरप्रेटर भी चाहिएगा, है ना, जहाँ पर आप अपना जो ये टास्क है परफॉर्म कर सके। तो IDE वही होता है जो आपको ये सब चीज़ें ला कर दे। ये आपको कंपाइलर देगा, इंटरप्रेटर देगा, एक विंडो देगा टेक्स्ट एडिटर टाइप की जहाँ पर आप लिख सकोगे अपने कोड को। फिर आपको एक विंडो देगा जहाँ पर आप अपना आउटपुट देख सकते हो, है ना, आउटपुट विंडो देगा। और आपको एक डिबगर देगा। डिबगर क्या करता है, अब देखिए एक बार डिबगर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। डिबगर आपके कोड, जो आपने कोड लिखा है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। जैसे कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज में आप यहाँ पर कुछ लिखते हो, फिर उसके अंदर आपके एरर्स मिलते हैं, जैसे कि आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की होगी या कुछ और भी की होगी, है ना, वर्ब्स जो भी होता है, ठीक है। इसी टाइप से जब आप सोर्स कोड लिखोगे तो आप, यार अगर इंसान हो तो आप गलती तो करोगे, है ना। तो डिबगर आपकी क्या करता है, फाइंड एरर्स इन योर कोड, ठीक है। तो डिबगर का ये काम होता है। तो मैं आपको ब्लूजे से मिलवा देता हूँ अब। तो मिलिए, ये है आपका ब्लूजे। इसके साथ अच्छे से पूछिए कि ये ठीक ठाक है या कैसा है। तो मिलते रहना। अभी हम बात करते हैं क्या है ब्लूजे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक कोड लिखा है, क्लास बनाई है सबसे पहले। तो शुरुआत से ही करते हैं, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। तो अगर आपको एक नई क्लास बनानी है तो न्यू क्लास पर करना, फिर एक क्लास का नाम देना। अभी मैं क्लास का नाम क्या रखूँ, जावा रख लूँ, ठीक है, ठीक है, जावा रख लिया। तो ये हमारी क्लास आ गई, इसको डबल क्लिक करो और इसको खोल लेना। तो पहले से यहाँ पर कुछ कोड मिलेगा, Ctrl+A दबाना और बैक स्पेस, ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास कीवर्ड लिखना होगा और फिर जावा लिखना होगा। अभी हम बात करेंगे मैं कर क्या रहा हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आप क्लास का नाम लिखोगे ना, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपने वहाँ पर डिफाइन किया था। इसीलिए मुझको इसने एरर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पर क्या किया था, स्मॉल j लिख दिया था, तो केस सेंसिटिव हुआ, मतलब, है ना। ये बात आपको यहाँ पर पता लग चुकी होगी। अब देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या होता है आपका, स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इतना कोड लिखा और मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ। अभी आप डरो मत कि मैं लिख क्या रहा हूँ यहाँ पर, अभी आपको समझाया जाएगा कि ये होता क्या है। तो हाय ब्लूजे, यहाँ पर हम ये लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ब्लूजे से मुलाकात करनी है आज। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्लास क्या कह रहा है। जो एक क्लास है एक कीवर्ड है, ठीक है।
तो ये बता रहा है कि जो हम अब जो आगे लिखने वाले हैं वो हमारी क्लास का नाम होने वाला है। ये कर्ली ब्रेसेस बता रहा है हमको कि इसके अंदर जो सब कोड होने वाला है ना वो इस क्लास का है, ठीक है, इस क्लास का है। लेकिन अगर आप इससे कुछ बाहर कोड लिखोगे तो वो इस क्लास से नहीं बिलोंग करेगा। फिर मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा। पब्लिक ये बता रहा है कि आपका जो ये मेथड है इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। मतलब क्या कि इसी क्लास के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं या कोई बाहर से भी, जैसे कि कुछ वाईफाई होते हैं वे पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, इसी टाइप से यहाँ पर ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। पूरी डिटेल में तो आपको आगे पता लगेगा, फिलहाल थोड़ा सा समझा रहे हैं। स्टैटिक मेथड ये बताता है कि आपका मेथड क्लास से बिलोंग करता है कि ऑब्जेक्ट से। अब आप ये मत कहना कि मुझको क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं पता। नहीं पता तो एक बार देख लो, चैनल पर वीडियो पड़ी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आगे बढ़ते हैं। वॉइड ये कहता है कि इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि मेथड्स क्या होते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं और कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। और स्ट्रिंग आर्क्स को आप फिलहाल छोड़ दो, एरे का कंसेप्ट है, ये ऑप्शनल भी है ब्लूजे के अंदर, आप इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर जो भी आप डबल कोट्स के अंदर पास करोगे वो एज इट इज प्रिंट करा देगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंपाइल पर क्लिक करता हूँ। और कंपाइल का दूसरा शॉर्टकट है, आपको Ctrl+K दबा सकते हो, ठीक है, या फिर सेटिंग के अंदर आप ब्लूजे की जाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कंपाइल हो गया। देखिए जो ये आपका सोर्स कोड लिखा है ये सोर्स कोड है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप अपने कंप्यूटर को, है ना, कि ये काम कर दीजिए, ये प्रिंट करा दीजिए। लेकिन क्या जो आपका कंप्यूटर है वो इसको समझ जाएगा? नहीं समझेगा, उसको आपको मशीन कोड में बदलना पड़ेगा। फिलहाल ये भूल जाइए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, चलो इसको हटा ही देता हूँ, ये कमेंट्स थी वैसे, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो मशीन कोड में इसको बदलना पड़ेगा। देखिए तो जो ये फाइल है ना आपकी, जहाँ पर आपने सोर्स कोड लिखा है, ये सेव हुई होगी .java फाइल नाम से, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको कंपाइल पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, ये जो आपकी जो .java फाइल होती है ना, ये java.java नाम से सेव हुई होगी, ये बदल जाएगी java.class। मतलब क्या, एक अलग से फाइल बन जाएगी, बदलेगी नहीं, java.class नाम से फाइल बन जाएगी। और ये आपकी बाइट कोड फाइल होगी। आपको पता होगा बाइट कोड फाइल क्या होती है, ये मशीन कोड होता है JVM के लिए। और फिर हम JVM के अंदर जो इंटरप्रेटर होता है उसकी मदद से हम इसको एग्जीक्यूट करा लेंगे, मतलब मशीन कोड में बदल देंगे, जो कि कंप्यूटर के लिए होगा, मतलब कंप्यूटर जिसको समझ सके, है ना। तो Ctrl+K दबाया मैंने, यहाँ पर इसको कंपाइल किया, कोई बात नहीं। अब इस पर आपको राइट क्लिक करना होगा और वॉइड मेन पर क्लिक कर देना है। तो हाई ब्लूजे देखिए यहाँ पर आ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से शुरू होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये क्लास लोड करी गई होगी तो कंप्यूटर ने इसको पढ़ना शुरू किया होगा, या फिर कंपाइलर ने किया होगा पहले तो, ठीक है। तो जैसे ये मेन दिखेगा ना, ये सबसे पहले ढूंढेगा कि मेन मेथड कहाँ है मेरा। तो जैसे इसको मेन मेथड मिलेगा ये इसके अंदर जाएगा और सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक मेथड बना दूँ void print नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँ system.out.println हाय जोकर, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको कंपाइल किया, फिर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो ये मेन मेथड ढूंढेगा कि मेरा मेन मेथड कहाँ है और हाई ब्लूजे प्रिंट करा देगा। अब आप सोच रहे हो कि system.out.println तो हमने ऐड मेथड के अंदर भी लिखा था, लेकिन वो प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि हमने इसको बुलाया तो नहीं अभी हमने प्रिंट मेथड को, ठीक है। जब हम इसको बुलाएंगे तभी तो ये कुछ अपना काम करेगा, या बेवजह आके अपना काम कर देगा। तो इसको बुलाने के लिए हमको मेन मेथड के अंदर कोड लिखना पड़ेगा। छोड़िए उसको, अभी हम नहीं करते। आगे आपका ये कंफ्यूजन अभी क्लियर होगा, इसी वीडियो के अंदर क्लियर होगा। पूरी वीडियो जरूर देख कर जाना, ठीक है। आधी वीडियो देख कर जाओगे तो फिर डाउट्स तो रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप सोच रहे होगे कि यहाँ से ऐसे चलता चलता आएगा, हाय जोकर प्रिंट कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मेन कीवर्ड की तलाश में रहेगा, जहाँ पर भी इसको मेन कीवर्ड मिला, मतलब जो मेन मेथड का कीवर्ड होगा, ठीक है। बाय द वे मेन एक कीवर्ड नहीं होता, मैं गलती से कह दिया, मेन एक कीवर्ड नहीं होता, हमेशा याद रखना, ये मेथड का नाम है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये system.out.println हाई ब्लूजे प्रिंट कराएगा और नीचे बढ़ेगा मेन मेथड खत्म, क्लास खत्म। प्रिंट को हमने नहीं बुलाया इसीलिए नहीं आया, लेकिन चलो मैं एक बार आपको बुला के दिखा देता हूँ। ये एक इंस्टेंस मेथड है,
इंस्टेंस मेथड का मतलब ऑब्जेक्ट का मेथड है। थोड़ा सा स्टैटिक कीवर्ड से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर मैं यहाँ पर मेथड के आगे लिखूँ स्टैटिक, इसका मतलब है वो क्लास से बिलोंग करता है। अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखूँ तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। एक डिफरेंस आपके याद हो जाना चाहिए कि स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी स्टैटिक मेथड को बुलाना है तो आप लिख सकते हो क्लास का नाम और फिर डॉट ऑपरेटर लगाना और फिर उस मेथड का नाम, जैसे कि प्रिंट मेथड। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक स्टैटिक मेथड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमको उस मेथड को ऑब्जेक्ट की मदद से प्रिंट कराना है, कॉल कराना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट को देना चाहते हो, फिर इक्वल टू न्यू कीवर्ड की मदद से और क्लास का नेम, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे और फिर सेमीकोलन। तो ये क्या कर देगा, आपका एक ऑब्जेक्ट बना देगा इस नाम से जिसका टाइप होगा ये क्लास, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिखूँ जावा और ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँ, क्या लिखूँ, ओ भी लिख लेते हैं, चलो, इक्वल टू न्यू और फिर जावा। तो ये क्या बना देगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा यहाँ पर ओ बी जिसका टाइप होगा जावा, ठीक है। या जिस क्लास से वो बिलोंग करेगा वो होगा जावा, या जिसका ब्लूप्रिंट होगा। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब, है ना, समझ गए होगे आप, आपको पता होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको इसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कराना है, तो मैं लिखता हूं ओबी डॉट प्रिंट। इस बार देखना आउटपुट क्या होने वाला है आपका। हाय जोकर भी आपका प्रिंट हुआ है। तो आई होप आपके इतना समझ आ चुका होगा, नहीं आया आगे आ जाएगा। कंसेप्ट आपके आगे बिल्डअप हो गए। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग सिखा रहा हूँ जिससे कि आप आगे बढ़ते चले जाइए। अब रीजन तो आपको पता लगते जाएंगे, ऐसा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक भी पूरा समझा दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रो लो और इसकी हम लॉजिक समझेंगे, रीजन समझेंगे कि ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, पूरा समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। न्यू कीवर्ड क्या करता है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको चाहिए, या फिर क्या करता है, ये मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे कि मेमोरी के अंदर ये कहीं मेमोरी बना लेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ओबी आएगा, ठीक है। ये मेमोरी मैंने रिजर्व कर लिया ओबी के लिए, ठीक है। इसके अंदर ओबी आने वाला है और कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, किसी को आने की इजाज़त नहीं है। तो ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं कराऊंगा, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है, और आपको सब कुछ समझा दूंगा। बस थ्योरी आप देख लेना यार, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको सब कुछ। तो ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैथ का एग्जांपल ले, 5 + 4 + 3, मैं ऐसा ही लिखा यहाँ पर। तो जो ये 3 हुआ, ये जो आपका 4 हुआ और ये आपका 5 हुआ, ये आपके हो गए ऑपरेंड्स, ठीक है। क्या हो गए आपके ऑपरेंड्स। और जो ये प्लस हुआ आपका, ये क्या होगा आपका ऑपरेटर होगा, ठीक है। ऑपरेंड्स वे होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है और ऑपरेटर वे होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं। तो इसी टाइप से ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 5 + 4, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप बताइए क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 9, क्योंकि जावा सपोर्ट करता है आपके ऑपरेटर्स को। तो देख लेते हैं। तो देखिए 9 यहाँ पर आपका आउटपुट आ चुका है, ओके। तो और ऑपरेटर्स होते हैं आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक तो ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, एक होता है डिवाइड, एक होता है आपका मॉड्यूलस, जिसके अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 10 मॉड्यूलस 3, तो इसका आउटपुट बताइए। इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर, या फिर आप इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर ऑपरेटर से आई होप आपको पता लग चुका होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। और जो मैं इसके सामने 2 बैकस्लैशेस लगाता हूँ ना, ये कमेंट्स होती है। कमेंट्स क्या होती है, कमेंट्स एक्चुअल में वो लाइंस होती है, वो, या फिर आप कह सकते हो वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप चाहते हो कि जावा का कंपाइलर ना पढ़े, इग्नोर कर दे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी उठपटांग लिख रहे हैं, जावा का कंपाइलर में को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश ही लिख रहे हो, सपोज करिए कोई बंदा है आपकी इंग्लिश की कॉपी चेक करने वाला, और उसके अंदर आप लिख रहे हो कैसे हो, और सिर्फ उसको इंग्लिश ही आती है, तो वो क्या समझ पाएगा, वो कहेगा कि एरर है भाई यहाँ पर। इसी टाइप से जावा का कंपाइलर भी कहेगा कि ये क्या लिख दिया, ऑपरेंड प्लस माइनस ऑपरेटर,
मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर इसके सामने 2 बैकस्लैश लगा देता हूँ, तो जावा का कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है, इग्नोर कर देगा कि हाँ खुद ये लिखे हुए। तो इसका आउटपुट होगा 1 क्यों, जब आप 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आने वाला है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर बस आपका रिमाइंडर देता है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही होते हैं, है ना, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब एक ऑपरेटर होता है आपका इक्वल इक्वल, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। ये क्या करता है, इक्वालिटी चेक करता है। जैसे कि आप यहाँ पर मैथ में लिख दोगे 5 = 5 कि 5 5 के बराबर है, लेकिन जावा के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको करना होगा 5 = 5, ये तभी आपका जो है आउटपुट सही देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 5 = 5 तो इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करिए, तो आप कहोगे हाँ ये 5 जो है आपका 5 के बराबर है, तो हाँ कहोगे आप, लेकिन ये आपसे कहेगा ट्रू, ठीक है। तो हाँ के लिए ये आपसे ट्रू कहेगा, ना के लिए ये आपसे फॉल्स कहेगा। जैसे कि देखते हैं, हाँ ट्रू आ गया, ठीक है। तो मतलब हाँ, तो इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करें, हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में तो बात करते ही रहेंगे आगे, और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर्स, जिनके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर कराने वाले हो। जैसे कि आपके पास एक मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका मिठाई होने वाली है, आपकी जो मिठाई होने वाली है वो आपकी वैल्यूज़ होगी, और वेरिएबल्स क्या होगी, आपका जो मिठाई का डब्बा होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखना होगा। मतलब क्या कि आप उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू डालने वाले हैं। जैसे कि आपका मिठाई का डब्बा है, उसके ऊपर आप लिख देते हो कि भाई हम इसके अंदर इस टाइप की मिठाई डालने वाले हैं, तो इसी टाइप से आपको बताना होगा कि किस टाइप की वैल्यू डालने वाले हैं। भाई इंटीजर की डालोगे, आप कोई स्ट्रिंग डालोगे मतलब कोई सेंटेंस डालोगे, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालोगे मतलब जिसके अंदर पॉइंट आने वाला हो, डेसिमल वैल्यूज, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको उसका नाम लिखना होगा कि क्या नाम दोगे आप इस अपने वेरिएबल को, फिर इक्वल टू, और फिर यहाँ पर आपको वैल्यू लिख देनी होगी, और फिर सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्या है हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी बात बताता चलूंगा, आप चिंता मत करो। सेमीकोलन एक वो क्या कहते हैं, पंचुएटर या सेपरेटर होता है। सेमीकोलन क्या कहता है, जैसे कि आप लिख रहे हो इंग्लिश के अंदर ही इज गोइंग, और फिर आप फुल स्टॉप लगा देते हो, तो आप कहते हो कि हाँ मेरा सेंटेंस खत्म हो गया। इसी टाइप से सेमीकोलन भी आपके एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है जावा के अंदर, ठीक है। मतलब जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कर देता है टर्मिनेट, इसी टाइप से सेमीकोलन इसके अंदर कर देता है। तो ठीक है भाई, तो सपोज करिए, अब डेटा टाइप्स देखते हैं। डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। डेटा टाइप्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव, एक काम करते हैं ना, नोटपैड पर चलते हैं। हाँ, तो डेटा टाइप हमारे कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब मैं यहाँ पर 100 बात नहीं बताऊंगा किसको हम रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये आपका काम है, थ्योरी पढ़ना आपका काम है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपकी 7 फिजिकल वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो इसी टाइप से ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर और बूलियन। हाँ 8 हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ओरेकल की वेबसाइट पर ले जाता हूँ एक बार, यहाँ पर कुछ बताना है मुझको। देखिए, जो बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है और लॉन्ग होता है, ये इंटीजर की वैल्यू स्टोर करेगी। मतलब माइनस प्लस आपको पता होगा इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन बाइट में क्या बात है कि ये सिर्फ -128 से लेकर 127 तक स्टोर कराने वाला है। ये नहीं कि आप इसके अंदर 128, 129, 130 ऐसे डाल रहे हो, वैल्यू नहीं ले गए, एरर शो कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप हमारा क्या है, बाइट है, जैसे कि आपने अभी देखा। फिर नेम हम लिखते हैं, सपोज करिए एज और इक्वल टू 18 डालूं मैं इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल हो गया। लेकिन मैं डाल दूं 128 तो एरर आएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 127 थी। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट में बदल सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट को देखते हैं हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं वो वैल्यू। तो जो शॉर्ट है हमारा -32,768 से लेकर 32,767 तक ले सकता है। फिर इंटीजर -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31-1 तक, और ऐसे ही लॉन्ग का भी होगा। फिर फ्लोट और जो डबल होते हैं, ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कराते हैं।
कैसे, मतलब जो पॉइंट की वैल्यूज होती है वो, बस फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है और डबल का 8 बाइट्स होता है। फिर बुलियन जो होता है, जैसे कि आपको हाँ ना के जवाब को स्टोर कराना है ना, तो बुलियन का यूज करिए। जैसे कि आपसे पूछा कि क्या आपका नाम जोकर है, तो या तो हाँ होगा या ना होगा, तो इसीलिए हाँ को ट्रू और ना को फॉल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया था। और फिर कैर होता है आपका, इनका साइज देख लेना, किताब के अंदर लिखा होगा, ठीक है। कैर आपका एक कैरेक्टर को स्टोर कराता है, जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर। तो आई होप इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ बुलियन प्रेजेंट, कि क्या कोई बच्चा प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉल्स, या तो कि हाँ सॉरी कि नहीं वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो ट्रू कि हाँ वो प्रेजेंट है। इसके अलावा आप कोई वैल्यूज नहीं डाल सकते, एरर शो करेगा, ठीक है। तो मैं सपोज करिए ट्रू डालता हूँ और कैर ए इक्वल टू, अब कैरेक्टर की कोई वैल्यू अगर आपको स्टोर करानी है तो सिंगल कोट्स के अंदर आपको स्टोर करानी होगी। जैसे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है आपका, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बी लिख दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉट लिख दूँ, ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गए। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 लिख दूँ, तो बताइए क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 एक कैरेक्टर हुआ, जो ये 2 है ये एक कैरेक्टर हुआ, तो 2 कैरेक्टर आप कैसे डाल सकते हो? इसीलिए सिर्फ इसके अंदर एक कैरेक्टर, क्योंकि नाम इसका कैरेक्टर है ना, तो कैर डेटा टाइप यही होता है आपका। और जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एज, मैं कुछ ऐसे यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। जैसे कि 128 इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। थोड़ा सा मैं आपको और इंट्रो देता हूँ कैरेक्टर से। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ एज प्लस 5, आप जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उन पर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ ए, तो क्या होगा, इस जो ये स्मॉल ए है ना, इसको कुछ वैल्यू प्रोवाइडेड होगी। मतलब क्या, जैसे कि अब आपका कुछ डेटा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो उसकी कैरेक्टर एनकोडिंग होती है। मतलब क्या, जैसे कि ए होगा तो उसको कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे कि 97 दे दी गई होगी, कि जहां पर भी ए लिखा होगा उसको 97 में बदल दो, और फिर वहां पर वापस जाके 97 को ए में हम वापस बदल देंगे। तो एक इसी टाइप से हमारे पास टेबल है, आस्की टेबल है, ठीक है, आस्की कैरेक्टर सेट है वो, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है और उनकी वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये इसकी आस्की वैल्यू के अंदर प्लस कराएगा। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है आपकी 97 और उसके अंदर ये 5 प्लस करा देगा। तो देखिए 133 आया है, कैसे देखते हैं एक बार, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने वहां पर शायद कैरेक्टर के अंदर नहीं, उसके अंदर प्लस करा दिया होगा, एज के अंदर प्लस करा दिया, तो मैं इसको ए के अंदर प्लस कराता हूँ, गलती हो गई, माफ करना। तो 102 यहाँ पर आ रहा है, 97 प्लस 5 102 आ रहा है। इसी टाइप से आप कैरेक्टर पर भी परफॉर्म कर सकते हो। और किसी की आस्की वैल्यू आपको जो है पता लगानी है तो प्लस 0 कराइए ना आप उसके अंदर, ठीक है, तो उसकी आस्की वैल्यू आपको मिल जाएगी 97। इसी टाइप से आप किसी की भी आस्की वैल्यू को पता लगा सकते हो। जैसे कि मैं 1 की आस्की वैल्यू को पता लगाऊं, देखना आप, मैं लगा सकता हूँ, आपको विश्वास नहीं होता तो 49 है, ठीक है। तो हाँ, इतना हो गया, हमने डेटा टाइप्स देख लिया। नॉन रेफरेंस डेटा टाइप हमारे 3 होते हैं, एक होता है क्लास, एक होता है एरे और एक होता है इंटरफेस। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये वे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से बनते हैं, ठीक है, जैसे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है आपकी फिजिक्स के अंदर, हाँ उस टाइप से। तो हमारा ये भी हो गया। और क्या बात करें, ऑपरेटर्स के बारे में और बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, एक इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में आपने यहाँ पर बात कर ली, वेरिएबल्स की मदद से भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ शॉर्ट एज 2, एक बात याद रखना, आप एक नाम से वेरिएबल 2 मत डिफाइन कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एज लिखूँ और इक्वल टू 129, तो ये दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड है। सॉरी, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एज प्लस 2, हाँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया, इसीलिए मैं इसको एज 2 कर लेता हूँ। और फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इक्वलिटी ऑपरेटर का जो रिटर्न टाइप होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या होता है। जैसे कि आपका इक्वलिटी एक ऑपरेटर होता है, इसका रिटर्न टाइप होता है आपका बुलियन, ये हाँ या ना कहता है, और हाँ या ना का डेटा टाइप क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, और वो बुलियन होता है हमारा, ठीक है, उसका डेटा टाइप बुलियन होता है। तो यही पूछते हैं आपसे कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, मतलब किस डेटा टाइप में वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ एज
इक्वल इक्वल एज 2, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या एज 2 के बराबर है और फिर हाँ या ना में आपको जवाब वापस देगा। तो देखते हैं, फॉल्स आया मतलब वो बराबर नहीं है। हाँ, तो और बात करते हैं। एक ऑपरेटर होता है आपका ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर वो क्या चेक करेगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एज लेस देन और इक्वल टू एज 2, ये चेक करेगा कि क्या आपकी एज 2 से कम है या उसके बराबर है। मतलब एज अगर एज 2 से कम हुई या उसके बराबर हुई तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो देखिए 128 129 से क्या है, कम है, तो चेक करेगा कि क्या कम है या उसके बराबर है। तो कम तो है भैया, कम है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या कर देगा, ट्रू आंसर देगा। अगर मैं उसको वहां पर 129 कर दूं, अगर मैं इसको 129 कर दूं ना, तब भी ये ट्रू देगा, क्योंकि भले ही छोटी ना उसके बराबर तो होगी, है ना। हाँ, तो ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। लेस देन इक्वल टू, इसी टाइप से आप ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन वैल्यूज को जो ऑपरेटर्स है आपके उनको भी यूज़ करना। अब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ ए इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है, एज कर लेता हूँ, चलो एज, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। एज इक्वल टू एज प्लस 5, आप वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि हाँ, शॉर्ट हैंड के बारे में बाद में करेंगे, पहले देखिए। जैसे कि एज की वैल्यू पर 129 है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो 582। तो देखिए अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एज, ठीक है, और यहाँ पर भी एज प्रिंट कराऊं, तो अब देखना एज की वैल्यू यहाँ पर 129 होगी, नीचे आएगा एज की वैल्यू प्रिंट करा देगा जो इसको 129 मिलेगी, फिर नीचे आएगा इसको एज की वैल्यू 582 कर देगा यहाँ पर, और फिर 582 प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ चुका होगा कि आप वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हो। हाँ, तो और आगे बात करते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में। ये आपके जो प्रोग्राम को है एफिशिएंट बना देते हैं, और जो जावा के डेवलपर्स होते हैं उसको काफ़ी यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एज इक्वल टू एज प्लस 5, मतलब मैं कुछ ट्रिक यहाँ पर लगा रहा हूँ कि जैसे कि यूज़र हमको कहे कि मेरी 15 साल उम्र है, तो हम उसको 20 कर दे, है ना, प्लस 5 करा दे। तो आप इसको एक और तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, एज प्लस इक्वल 5। अब मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा, ये क्या एरर शो कर रहा है, इंट टू शॉर्ट। हाँ, तो शायद इसको हम यहाँ पर हटा लेते हैं, इसको इंटीजर की वैल्यू में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंटीजर का ही आप यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ करना, ठीक है। फिलहाल अब भी एरर शो कर रहे हैं, पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, एज इक्वल टू एज प्लस 5। सॉरी, इसको भी इंट कर लेता हूँ, मैंने एज 2 को कर दिया था। हाँ, तो ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ एज इक्वल एज मल्टीप्लाई 10, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एज मल्टीप्लाई इक्वल 10, ठीक है, इसका वही मतलब है। तो ये आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, एक होता है ये वाला, एक होता है आपका भैया ये वाला, एक होता है आपका माइनस इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप से आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और जो ये आपका इक्वल ऑपरेटर होता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जो एक इक्वल है, क्या कहते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये वैल्यू स्टोर कराता है, असाइन कराता है। जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी उसको ये लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करा देता है, इसीलिए इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इतनी बात हमने कर ली यहाँ पर। तो चलिए एक प्रोग्राम करते हैं हम यहाँ पर। हम क्या करेंगे, चलिए देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 20, और हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। चलो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस b। ये क्या करेगा, आपको प्लस करके दे देगा वैल्यू। तो आप वहाँ पर कुछ भी वैल्यूज उनके अंदर चेंज करना और ये प्लस करेगा आपके लिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल था, काफ़ी क्या कुछ मिला ही नहीं। तो थोड़े और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, इंट, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, ये सब आपके समझ में आ चुके होंगे आई होप। और आपने ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ली, तो ठीक है। अब कमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हो, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, ठीक है। और अगर आपको भैया लिखना है डबल लाइन कमेंट्स, मतलब मल्टीपल लाइन कमेंट्स, तो ऐसे लगाना। हाँ, इसने खुद कर दिया। तो देखिए आपको इस टाइप से यहाँ पर, जैसे कि हाय आई एम जोकर, वैसे मैं हूँ नहीं, ठीक है, यू आर नॉट जोकर,
ठीक है। तो आपको ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है, आपको ऐसे कुछ यहाँ पर एक बैकस्लैश फिर स्टार फिर यहाँ पर स्टार स्टार लगा देना और फिर स्टार और बैकस्लैश से इसको बंद कर देना है। तो ये आपकी मल्टीलाइन कमेंट्स होती है। अब आपके कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं इसके आगे लगा दूँ फाइनल, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर करूँ क्या a इक्वल टू 20। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स होते क्या है, जैसे कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो और उसके अंदर आपने टैक्स को स्टोर करा दिया कि 3.4% है। अब नहीं चाहोगे आप कि कोई और आके उसको चेंज करा दे, 5% कर दे, 6% कर दे, या फिर आप चाहोगे कि हम उसको कहीं और चेंज ही ना करें, अगर गलती से करने भी लग जाए हम उसको कहीं और करें ही ना, सिर्फ एक जगह पर आकर करें कि भैया हमारा जो टैक्स है सिर्फ एक जगह पर ही हम चेंज करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर a इक्वल टू दिस मतलब टैक्स इक्वल टू दिस फुलाना और ये, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो क्या होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर लिख दिया वो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हो, मतलब कि आप उसकी वैल्यू चेंज ही ना कर पाओ, एक बार जहां पर आपने उसको डिक्लेयर करा वहीं पर ही आप उसको एक जगह पर फिक्स कर दो। जैसे कि मैंने इसके आगे ये फाइनल लगा दिया। फाइनल क्या करता है, कीवर्ड होता है, ये आपके जो वेरिएबल होता है उसको एक कांस्टेंट बना देता है। मतलब देखिए मैंने यहाँ पर ट्राई करा चेंज करने की लेकिन नहीं हुई चेंज, तो यही होता है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा और वेरिएबल का नाम और कोलन, जैसे कि इंट बी और कोलन, फिर b इक्वल टू 45। मैंने यहाँ पर एक ऊपर एक ही स्टेप में कर दिया ये सब, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। हाँ, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन। मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन होना मतलब क्या होगा यहाँ पर कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल b को कहीं जगह मिल जाएगी, जैसे कि हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर इस पर दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीन पर करके। हाँ, तो जैसे कि क्या होगा, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये क्या है, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो मेमोरी होगी आपकी कहीं पर, ये ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। तो इसके अंदर ये ढूंढेगा, इसकी इंट का साइज होता है 4 बाइट, तो इसको जहाँ पर भी 4 बाइट्स मिलेगी खाली, कि हाँ भाई यहाँ पर 4 बाइट्स खाली है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एलोकेट कर देगा कि भाई ये बी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर कोई और आने की हिम्मत भी मत करना, यहाँ पर बी अपनी वैल्यू स्टोर करेगा तो करेगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करा, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करी, तो इसके अंदर यहाँ पर 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 45 स्टोर हो जाएगा क्योंकि 45 वैल्यू है। आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको किसी वेरिएबल को फिक्स करना है कि वो अपनी वैल्यू, मतलब हम उसकी वैल्यू चेंज ही ना कर पाए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा 3 और ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वे जहां पर आपको लॉजिक की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको नोटपैड पर ही लेकर आता हूं, चलिए। तो सबसे पहले आता है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, इसका सिंबल होता है जैसे कि मल्टीप्लाई का क्या होता है आपका ये, तो इसी टाइप से लॉजिकल एंड का जो सिंबल होता है आपका ये होता है। अब इससे क्या, इसको आपको एक ऑपरेंड 1 देना होगा और फिर आपको यहाँ पर एंड एंड लगाना होगा और एक ऑपरेंड 2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखिए। अब सबसे पहले जान लीजिए जो इसका रिटर्न टाइप होगा, मतलब जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप आपका बूलियन होने वाला है। यानी कि या तो रिटर्न करेगा ये ट्रू या फिर ये रिटर्न करेगा आपकी वैल्यू फॉल्स। तो ऑपरेंड 1 भी बूलियन होगा और ऑपरेंड 2 भी बूलियन होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर ट्रू और फिर एंड एंड ट्रू, ठीक है, तो जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो भी एक बूलियन होगा, इसलिए ये इसका जो आउटपुट होगा या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। अब वे डिपेंड करेगा इसके ऑपरेशन पे कि ये किस टाइप से काम करता है। देखिए अगर यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों साइड जो है ट्रू होता है आपका, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, नहीं तो इसका आंसर होगा फॉल्स। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूँ फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है आपका फॉल्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, दोनों साइड ट्रू हो तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, फिर चाहे कुछ भी हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 25 ग्रेटर देन 12 एंड 12 लेस देन 15। अब देखिए हम इसको एक एक स्टेप से करेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे, 25 ग्रेटर देन 12 का यहाँ पर आउटपुट आएगा कुछ कि क्या 25 12 से बड़ा है, जी हाँ, तो इसका आंसर वो दे देगा ट्रू, ठीक है। फिर क्या, फिर 12 क्या लेस देन है 15 से,
वो फिर से इसका आंसर देगा ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू, तो क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये काम करता है। अब फिर आता है आपका लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑपरेंड 1 होगा और इसका सिंबल होता है ये 2 इस टाइप से, और फिर यहाँ पर ऑपरेंड 2। तो अगर एक भी साइड यहाँ पर ट्रू होता है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ फॉल्स, तो इसका आंसर आपका होने वाला है ट्रू, ठीक है। मतलब क्या कि एक साइड भी ट्रू हो जाए, दोनों साइड हो जाए तब ट्रू, ठीक है। एक साइड हो जाए तब ट्रू देगा ये। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रू लिखूँ तो फिर भी ये क्या देने वाला है? आपका ट्रू ही देगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर दोनों साइड फॉल्स लिख दूँ तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब एक होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसका सिंबल होता है ये, तो ये सिर्फ एक ऑपरेंड लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करता क्या है कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू रिटर्न करा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ नॉट फॉल्स, तो फॉल्स नहीं है, मतलब क्या कि ट्रू है वो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ नॉट 25 ग्रेटर देन 12, फिर यहाँ पर क्या होगा? 25 ग्रेटर देन 12, जी हाँ ट्रू है, इसलिए यहाँ पर ट्रू, और इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। नॉट ट्रू का हो जाएगा आपका फॉल्स। तो ये 3 ऑपरेटर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट देखना। अब मैं क्या कहूँगा अब आपसे, इंट ए इक्वल टू 45.5, या एक काम करते हैं, हाँ, एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट एफ इक्वल टू 45.5 एफ। अब देखिए, अगर आपको कोई फ्लोट का जब आप वेरिएबल बनाते हो ना, तो उसकी जो आपने वैल्यूज के अंदर दी उसके बाद आपको एफ लिखना होता है, ये बताता है कि वो फ्लोट का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एफ हटा दूँ तो फिर ये सोचेगा कि ये डबल की वैल्यू है और ये एरर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। अब इसको कंपाइल करूँ तो देखिए कह रहा है कि हम डबल की वैल्यू फ्लोट के अंदर कैसे डाल दें, तो इसीलिए आपको एफ लगाना पड़ता है। और डबल की स्पेसिफाई करने के लिए तो डी लगा दीजिए या फिर आप कुछ मत लगाइए, ठीक है। तो ये फिलहाल फ्लोट की ऐसी टाइप से मैंने यहाँ पर फ्लोट एफ लगा दिया है, ठीक है, ये बताने के लिए कि भैया ये फ्लोट की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, इंट सी इक्वल टू, और मैं एफ वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये एरर आ गया, लेकिन मैं क्या हूँ, एक जिद्दी टाइप का इंसान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करो करो। तो इसी में हमारा रोल आता है आपके कन्वर्जन का। देखिए, 2 टाइप के कन्वर्जन होते हैं जावा के अंदर, एक होता है आपका इम्प्लिसिट और दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो जो खुद हो जाए और एक्सप्लिसिट वो जो हम फोर्सफुल्ली कराए। जैसे कि अब मैं यहाँ पर जिद्दी इंसान हूँ, ठीक है। जैसे कि इम्प्लिसिट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, पहले सबसे पहले जो खुद हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ शॉर्ट ए इक्वल टू 45, ठीक है। स्पेस कहाँ से आया भैया ये? फिर मैं लिखूँ ए वेरिएबल ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड है इसलिए ये एरर दिखा रहा है, मैं डी कर लेता हूँ, और इंट ई इक्वल टू डी। तो देखिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। डी का साइज बताइए और जो ई का साइज है वो बताइए। देखिए, जो शॉर्ट का साइज होगा और इंट का साइज होगा वो बराबर तो नहीं है। शॉर्ट का साइज जो होता है वो इंट के साइज से छोटा होता है। तो हमने क्या किया, एक छोटी साइज की वैल्यू को हमने बड़े साइज की वैल्यू के अंदर डाल दिया, तो आसान है। इसने जावा के कंपाइलर ने खुद ही शॉर्ट की वैल्यू को इंट में बदल दिया। लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पर एक बाइट का वेरिएबल बनाऊं, बाइट एफ इक्वल टू, और उसके अंदर ई डालने लगूं, मतलब इतने बड़े साइज की वैल्यू छोटे से साइज के अंदर। बाइट 1 बाइट होता है साइज इसका और इंट का 4 बाइट, तो 4 बाइट की वैल्यू मैं 1 बाइट के अंदर कैसे डाल सकता हूँ? ये मुझको अलाउ नहीं करेगा। कह रहा है कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो आपके समझ में आ चुका होगा, लेकिन हम जिद्दी इंसान है इसीलिए हमने ढूंढ निकाला एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और उसको, जैसे कि ई है आपका, ई किसका है, इंटीजर का है, और इसको बदलना किस में, आपको बाइट में बदलना है। तो आपको जिस वेरिएबल को भी बदलना है, उसके जिस वैल्यू को भी बदलना है, उसके सामने ऐसे 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर फिर लिख देना है कि किस डेटा टाइप में आपको बदलना है। जैसे कि मुझको बाइट में बदलना है, तो क्या एरर शो कर रहा है, वेरिएबल एफ इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं के, ठीक है। तो अब कोई एरर नहीं आ रहा है, ये बाइट के अंदर बदल चुका है।
लेकिन एक और बात यहाँ पर, कौन सा बदला मैंने, ई। अब सपोज करिए ई के अंदर डी की वैल्यू है, सपोज करिए मैं 4545 लिख दूँ। अब बाइट की जो रेंज होती है वो -128 से लेकर 127 तक होती है, आपके याद होगा। तो देखिए अब ये आउटपुट क्या करेगा, ये क्या कर देगा, वैल्यूज को काट देगा, वहां से 65 आया है। हमने प्रिंट क्या करा है, प्रिंट तो अभी हमने कराया ना इसको, तो प्रिंट करा लेते हैं एक बार। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के, ठीक है। तो हाँ, अब के को हम प्रिंट कराते हैं। अब आप ही बताइए कैसे स्टोर कराएगा, -63 वैल्यू यहाँ पर आई है, ये इसने इंटरनली किया है कुछ, किस टाइप से किया होगा देखिए, जैसे कि 128 तक 127 तक गया होगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है 4545 तक जाना है, तो 127 तक गया होगा, फिर ये क्या, फिर ये माइनस में चलेगा, फिर प्लस में चलेगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, इस टाइप से चलता जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है, जब तक स्टोर नहीं करा लेगा। जैसे कि 127, फिर -128, -127, -126, और फिर जब 4545 हो जाएगा तब ये आकर रुक जाएगा। तो ऐसे इस टाइप से इसने वहां पर रुका है। तो इंटरनल इसने कुछ काम किया, ज़्यादा उसके अंदर मत जाओ फिलहाल आप। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, इतना आपके समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, फ्लोट, हाँ एक डबल की, इसको मैं डबल का करता हूँ, एफ को डबल, एफ इक्वल टू, ये देखिए हाँ, अब कोई एरर नहीं आए, ये फ्लोट की वैल्यू है और ये डबल की है। डबल का साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोट, इसीलिए छोटी वैल्यू को तो इसने बड़े साइज के डेटा टाइप के अंदर डाल दिया, वेरिएबल के अंदर डाल दिया, लेकिन बड़े साइज के छोटे में नहीं डाल सकती, ठीक है। जावा का कंपाइलर वो काम खुद नहीं करेगा, वो हमको फोर्सफुल्ली कराना पड़ेगा, और जिसमें काफ़ी जो है एक टाइप से क्या कह सकते हैं आप, दिक्कत भी आ सकती है ना, क्योंकि हो सकता है आपका साइज इतना ना हो और वैल्यू आप बड़ी डाल रहे हो, तो एक रिस्की काम है। तो इतनी बात हमने कर ली कन्वर्जन के बारे में भी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंडीशनल से भी मिलवा देता हूँ। अब कंडीशनल स्टेटमेंट आप क्या चाहोगे, सपोज करिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एज इक्वल टू 15, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि अगर एज इसकी 18 से बड़ी हो तो प्रिंट हो कि आप 18 से बड़े हो, लेकिन अगर इसकी एज 18 से कम हो तो ये प्रिंट कराए कि नहीं आप 18 से कम एज के हो। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पर आपको कंडीशन लगानी पड़े। इसका सिंटैक्स देखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा इफ़, कि अगर, और फिर 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे, और फिर आपको यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखनी होगी। तो मेरी कंडीशन क्या होने वाली है कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी हो तो फिर क्या करेगा यहाँ पर ये, अगर देखिए जो इसके अंदर जो आपका आउटपुट आएगा ना, एक बुलियन वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, क्या आनी चाहिए, एक बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर यहाँ पर इसका आउटपुट आता है आपका ट्रू, ठीक है, तो अगर इसको ट्रू मिलता है तो ये क्या करता है, आपका जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपके स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अभी आप एज को भूल जाइए, यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जीक्यूटेड, ठीक है, और इसको कंपाइल करते हैं, तो एग्जीक्यूटेड आ गया। लेकिन अगर मैं वहां कर दूं आपका फॉल्स, तो देखना क्या होगा, फॉल्स, मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया, तो देखिए कुछ चला ही नहीं, है ना। मैं यहाँ पर किया, क्योंकि आउटपुट वो क्या शो करेगा, उसको कुछ आउटपुट शो करना ही नहीं है, वो आपका जो स्टेटमेंट था एग्जीक्यूटेड वाला वो चला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स आ गया, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, मतलब हाँ आना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ एज ग्रेटर देन 18, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर ये आपका एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स, हाँ या ना। तो ये चेक करेगा कि क्या एज 18 से बड़ी है, मतलब क्या 15 18 से बड़ा है, तो उसका आंसर होगा फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, हमने एक कंडीशन दी कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर दो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसा कर दो। तो जो हमको वैसा करवाना है ना, वो एल्स ब्लॉक के अंदर हम डाल सकते हैं। ये कर्ली ब्रेसिस बताते हैं कि ये इस इफ स्टेटमेंट के पार्ट है, ये इस एल्स स्टेटमेंट के पार्ट है। तो होता क्या कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे जो इन
कर्ली ब्रेसिस के अंदर हो गए। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो फिर यहाँ वाले स्टेटमेंट चलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू आर बिलो 18। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया और ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पर यू आर अबव 18। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे किसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो यू आर बिलो 18 बिल्कुल सही आउटपुट आपका आ रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइए अपना और कुछ कोड करके देखिए। आप यहाँ पर कोडिंग करना शुरू कर दीजिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझको कोडिंग नहीं आती। ठीक है, मैं आपको इतना काबिल तो बना चुका हूँ। तो इफ एल्स आपका कंडीशन सही चल रही है, लेकिन अगर आपको फिर और क्या करना है कि आपको और कंडीशन चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर 15 से 18 से बड़ा हो तो शो करेगा यू आर अबव 18, 18 से कम हो यू आर बिलो 18। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, एक और कंडीशन इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर वो 18 के बराबर हो तो वो शो करे कि वो 18 है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है देखिए, एल्स इफ हमको एक मौका देता है कि आप एक और कंडीशन डालें। स्पेस देता हूँ मैं बीच में यहाँ पर। ठीक है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना। कीवर्ड्स वे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो जावा का कंपाइलर के लिए अलग से कुछ मतलब होता है। जैसे कि इफ है, इसका कुछ अलग से ही मतलब होगा। और वेरिएबल्स का नाम जो होगा आप कीवर्ड्स की नहीं रख सकते, मतलब कीवर्ड्स नहीं रखते। हाँ, अब आपने याद दिलाई दिया तो मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल्स को नाम करने के कुछ रूल। वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, और हाँ, वेरिएबल के नाम के अंदर वैसे डिजिट हो सकती है लेकिन उससे शुरुआत नहीं हो सकती। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर और डॉलर को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ इंट परसेंटेज तो ये एरर शो करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंट अंडरस्कोर तो एक सेकेंड, इंट अंडरस्कोर के कहाँ पर एरर, हाँ ये तो नीचे शो कर रहा है। तो देखिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से, और केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं इंट एज नाम से एक और वेरिएबल बनाऊं तो ये एरर शो नहीं करेगा क्योंकि ये अलग अलग है। कैपिटल ए और स्मॉल ए मतलब केस सेंसिटिव हुआ। ठीक है, और आप ट्रू नाम नहीं रख सकते, फॉल्स नहीं रख सकते, नल नहीं रख सकते और कीवर्ड्स नहीं रख सकते। बहुत सारे कीवर्ड्स है जैसे कि इफ, एल्स, क्लास आपका एक कीवर्ड हुआ, वॉइड आपका एक कीवर्ड हुआ। ठीक है, आप नहीं रख सकते हो इनको। इंट आपका एक कीवर्ड हुआ, बूलियन आपका एक कीवर्ड हुआ, नहीं रख सकते आप यहाँ पर। देखिए, तो ये कुछ रूल्स थे। हाँ, तो अगर आपको एक और कंडीशन देनी है तो आप यहाँ पर दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो ये वाला चला देगा। अगर वो ठीक नहीं होती फिर अगली वाली कंडीशन पर आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज इक्वल इक्वल 18, क्या एज 18 के बराबर है। तो मैं शो करूंगा सिस्टम यू आर ऑफ 18। तो होगा क्या यहाँ पर, ये देखिए अब इफ एल्स इफ और एल्स। तो एल्स इफ के आप कितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर डाल सकते हो। एक और एल्स इफ का स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हो। एज वेरिएबल कहाँ गया मेरा, इंट एज इक्वल टू 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तो कंपाइल करता हूँ। देखिए, इनमें से जो 3 ब्लॉक्स है आपके पास, ये इनमें से सिर्फ एक चलेगा। होगा क्या, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये मीट करती है तो फिर ये ब्लॉक चल जाएगा और इन दोनों ब्लॉक को वो भूल जाएगा। लेकिन ये नहीं मिलती, ये फॉल्स हो जाती है, फिर इस पर आएगा। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो ठीक है, ये वाला चल जाएगा और नीचे वाले को भूल जाएगा। लेकिन अगर क्या है कि दोनों कंडीशन में से कोई भी नहीं चलती है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो ठीक है ऐसा कर दो, अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर दो, अगर उनमें से कोई सा भी नहीं होता तो फिर आप वैसा कर दो। जैसे कि आप यहाँ पर एक और यहाँ पर एल्स इफ की कंडीशन दे सकते हो। कितने भी कंडीशन दे सकते हो, आपको पता होगा वो तो आप कितनी दे सकते हो, आपको पता लग जाएगा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर एज को 18 किया और देखते हैं आप आउटपुट क्या आता है। तो यू आर ऑफ 18। ठीक है, सही बता दिया वैसे आपने। तो इफ एल्स भी आपके समझ में आ चुका होगा, ये कंडीशंस भी आपके समझ में आ चुकी होगी। तो अब थोड़ा सा मेथड से इंट्रो लेंगे। देखिए, अगर मेथड तो पता होगा आपको क्या होता है, फंक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इस पूरे ब्लॉक के अंदर क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ एक लाइन से, मैं अपना यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, चेकिंग एज।
एज को चेक कर रहा हूँ कि क्या वो 18 से कम है, ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो अगर मुझको यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखना पड़े कि चेक एज, और इसके अंदर वैल्यू पास करा दूँ एज, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मेथड, कि ये एक फंक्शन है जो हमको करना है परफॉर्म। जैसे कि हम डेली लाइफ में रनिंग करते हैं, ये करते हैं, तो फंक्शन क्या करता है हमारे, एक तो प्रोग्राम के फ्लो को समझने में मदद करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेक एज, और इसका मैं कोड कहीं और जगह पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एज 18 है, फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एज कितनी है, और ये कोड को भी बचाता है। जैसे कि यही कोड आपको दूसरी जगह भी लिखना पड़ेगा, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी और एक जगह आप क्या कर रहे हो, उस कोड को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो दिक्कत आपको ही होने वाली है, मुझे नहीं। तो ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एक्सिस मॉडिफायर, कि वो किस टाइप से एक्सेस किया जा सकता है। वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा सबके लिए, प्राइवेट रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आप कोई एक्सिस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट माना जाता है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ पब्लिक। फिर अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि वो स्टैटिक मेथड है कि नहीं है, ठीक है। स्टैटिक मेथड वो मेथड्स होते हैं जो क्लास के नाम की मदद से हम कॉल कर सकते हैं, वो क्लास से बिलोंग करते हैं। और इंस्टेंस मेथड वे जो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कॉल करने के लिए। तो सपोज करिए मैं इसको स्टैटिक बना लेता हूँ। अगर आपको स्टैटिक नहीं रखना तो आप स्किप कर दीजिए स्टैटिक कीवर्ड को। फिर आपको बताना पड़ता है कि क्या ये किस टाइप की जो इसकी वैल्यू होगी ये रिटर्न करेगा। तो भैया मेरा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है जो मेरा मेथड है, तो इसीलिए मैं वॉइड लिख देता हूँ। वॉइड क्या कहता है? वॉइड कहता है कि जो ये मेथड बनाने वाला हूँ ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर इंट लिखता इसका मतलब ये इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करता, और मैं मेथड का नाम लिखूंगा हम यहाँ पर। तो मैं मेथड का नाम यहाँ पर क्या लिखूँ? चेक एज लिख लेता हूँ, ठीक है, चेक एज, और फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आप यहाँ पर पैरामीटर्स पास करा सकते हो। मतलब क्या कि इसको कोई वैल्यू भी तो चाहिएगी, किसकी एज को चेक कराना है। इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, जो इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यूज़ को पास कराने वाले हो। तो सपोज करिए इसको चाहिएगी इंट एज, ठीक है, एज नाम से इसको एक वेरिएबल चाहिएगा जिसकी इसको एज निकालनी है, और वो हम यहाँ से पास कराएंगे जब हम इसको कॉल करेंगे। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो मत लीजिए, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, इंट एज इक्वल टू 19, आप यहाँ 18 या कुछ भी, चलो एज 2 कर लेते हैं, या फिर ए कोमा बी कोमा सी, आप इस टाइप से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो कोमा लगाकर। आपने डेटा टाइप लिखा और फिर वेरिएबल्स का नाम लिखते चले गए कोमा लगाते हुए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर पैरामीटर्स में ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि ए लिख दिया मैं यहाँ पर, तो ये आपको एरर शो करने वाला है, ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर बार बार बताना पड़ेगा कि ये इंट का है, ठीक है, इसके अंदर बताना पड़ेगा आपको। तो मुझको तो सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, और वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो यहाँ पर है वही लो, ठीक है। होगा क्या कि जो इसकी वैल्यू होगी ना, एज की वैल्यू, वो इसके अंदर चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर एज 2 भी लिख लूँ ना, तो एज 2 के अंदर यहाँ पर ये एज की वैल्यू चली जाएगी, और फिर मैं यहाँ पर वो कोड पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर एज 2 करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि इसको नहीं पता कि एज वेरिएबल कौन है। देखिए जैसे ही आप किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो जो उसका स्कोप होगा वो उसी जो ब्लॉक्स होगा उसके अंदर ही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डिक्लेयर किया है, सबसे पहले देखिए किस ब्लॉक के अंदर है, इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर है, तो सिर्फ ये यहीं पर ही इसको सिर्फ यहीं पर ही जाना जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाना जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एज 2 है, तो ये मैंने इस ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई किया है। बस जो ये आपका ये ब्लॉक होने वाला है ना, ये मेथड होने वाला है चेक 2, इस मेथड के अंदर ये अवेलेबल रहेगा। अगर आप यहाँ पर एज 2 प्रिंट कराने लगे ना मेन मेथड के अंदर, इसको नहीं पता कौन है एज 2, ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि जिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उसको स्पेसिफाई करते हैं, जो सबसे ऊपर होता है ना, जैसे कि मैं इसके अंदर यहाँ पर इफ़ के अंदर यहाँ पर सपोज करिए मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूँ, इंट बी इक्वल टू 10, मैंने ऐसे कर दिया, और फिर मैं यहाँ पर अगर b की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ प्लस b, ठीक है। अगर आपको किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, पहले स्ट्रिंग प्रिंट कराना है उसके बाद किसी वैल्यू को,
तो आप इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करिए, इसको कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ये जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ ना 20, तो ये क्या करेगा 18 यू आर ऑफ 18 और 20 को जोड़ देगा एक स्ट्रिंग की तरह, यू आर 1820 प्रिंट हो जाएगा, यू आर ऑफ 1820। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास करा सकते हो प्लस करा के, प्लस फिर से आप स्ट्रिंग को ज्वाइन करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग में काम आएगा आपका। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ बी, तो अब इसको नहीं पता कि बी कहाँ है, क्योंकि देखिए सबसे जो नज़दीक वाले कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर इसका स्कोप रहने वाला है, इससे बाहर इसको कोई नहीं जानेगा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा जो मैं यहाँ पर आपको बताया। तो इसको हम एज 2 कर लेते हैं, क्योंकि इसको नहीं पता कि एज वेरिएबल कौन है। तो ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए या तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, जो स्टैटिक मेथड है उसका नाम लिखिए, या फिर आप क्लास का नाम लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पर ये प्रिंट कराता है, देखिए काम करता है कि नहीं। अगर भैया आपको पूरा ही कंसेप्ट जानना है ना, पूरे डीप डाइव करना है, तो वीडियोस पढ़िए चैनल पर। अब ये बात तो होगी नहीं कि 2 घंटे के अंदर मैं आपको बिल्कुल अंदर तक लेकर चला जाऊँ। हाँ, आपको कोडिंग सिखा दूंगा, इसकी चिंता मत करो। और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे समझाऊँ, मतलब क्या कि हर एक टॉपिक को ही समझाऊँ, ठीक है। तो स्टैटिक आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर स्टैटिक ना रखूँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जावा क्लास का, जैसे कि जावा ओ बी इक्वल टू न्यू जावा, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ओ बी की मदद से मैंने इसको कॉल कर दिया। हाँ, तो इस टाइप से आपको करना पड़ता है। तो स्टैटिक मेथड्स भी आपके समझ में आ चुके हैं, इंस्टेंस मेथड्स भी आपके समझ में आ चुके हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ चुके हैं, और क्यों बनाते हैं मेथड्स ये भी समझ में आ चुका होगा। कोड रियूजेबिलिटी, अब यहाँ पर देखिए मेन मेथड, अब आपके समझ में आएगा मेन मेथड से एग्जीक्यूशन क्यों होता है। तो होगा ऐसे, और हम अलग से मेथड्स जैसे कि ऊपर है यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं होती। तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एज की वैल्यू वो 18 रखेगा, और फिर क्या करेगा, वो चेक एज को कॉल करेगा। अब चेक एज को हमने कॉल किया तो यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा चेक एज के पास, और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होता हुआ चलेगा, और जैसे ये मेथड ख़त्म होता है तो फिर इससे नीचे वाली लाइन में आएगा, और यहाँ पर इसको कुछ मिलेगा नहीं, मेन मेथड ख़त्म, क्लास ख़त्म। तो इस टाइप से एग्जीक्यूशन होता है आपके प्रोग्राम का। आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा। तो हाँ, हमने इतनी बात कर ली, मेथड्स के बारे में कुछ बात कर ली, इफ एल्स के बारे में। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि आप प्रिंट कराइए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हाँ, तो मैं आपसे कहूँ कि आप जोकर प्रिंट कराइए 10 बार, ठीक है। इस लाइन को आपको जोकर को है 10 बार प्रिंट कराना है। अब प्रिंट और प्रिंट एल के बारे में भी थोड़ा सा देखिए, अगर मैं यहाँ पर, चलो आगे देखेंगे, पहले देखते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था। इसको 10 बार आपको प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको बार बार कॉपी पेस्ट करोगे 10 बार। अब मैं आपसे कहूँ कि 100 बार करो, 200 बार करो, तो क्या बार बार कॉपी पेस्ट करते रहोगे? जी नहीं। इसके लिए आपका काम आने वाला है इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स का। किसका? इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। ये क्या करते हैं आपके, या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट कह सकते हो, मतलब बार बार ये क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो 3 टाइप के होते हैं ये, फॉर, वाइल और डू वाइल लूप, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या है, आपको फॉर लिखना होगा, फिर 2 यहाँ पर ऐसे ही कर्ली जो है राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, फिर आपको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना होगा। इनिशियलाइजेशन आपको पता होगा। फिर आपको यहाँ पर कंडीशन देनी होगी। कंडीशन वो होगी कि आपको कब तक चलना है, आपको कब तक बार बार कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली कॉल कराना है। जैसे कि मुझको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जोकर को रिपीटेडली बार बार कॉल कराते जाना है ना। कॉपी पेस्ट की जगह अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उस स्टेटमेंट को बार बार कॉल कराता चला जाए, एक बार ना पढ़कर वो उसको 100 बार पढ़े, तो कंडीशन में हम वही देंगे कि उसको कब तक चलना है, कब तक उस जो स्टेटमेंट्स हम उसको देंगे कब तक उसको रिपीटेडली कॉल कराना है। फिर कंडीशन और फिर अपडेट, यहाँ पर अभी देखेंगे अपडेट क्या होगा। और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपको पास कराना होगा जो भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीटेडली बार बार कॉल कराने हैं। तो इनिशियलाइजेशन एक वेरिएबल लेना, मैं आई नाम से ले रहा हूँ, और इसकी वैल्यू कुछ सेट कर देना। फिर यहाँ पर कंडीशन देना। कंडीशन में यहाँ पर सपोज करिए आई लेस देन और इक्वल टू 5 कर दूँ, और फिर अपडेट यहाँ पर आई इक्वल टू आई प्लस 1,
फिलहाल मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं बताया आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। और फिर मैं यहाँ पर अगर लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जोकर, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या कि आई की वैल्यू 1 सेट होगी और फिर क्या करेगा ये, यहाँ पर कंडीशन पर आएगा, ये चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है। हाँ भाई, ये ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है ना, ये नीचे डाइव इन करेगा, ये आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ये नीचे जाएगा। ध्यान रखना, पहले i इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, ट्रू होते ही नीचे और जोकर प्रिंट होगा। फिर जोकर के बाद यहाँ पर आएगा i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस 1, मतलब एक से बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये अपडेट ना देता तो i की वैल्यू तो 1 ही रहती, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ये ट्रू होता जाता और ऐसे चलता जाता। लेकिन हमको आई की वैल्यू को चेंज कराना पड़ेगा, अपडेट कराना पड़ेगा। अपडेट तो भाई सभी जगह चाहिए, इसीलिए यहाँ पर भी चाहिएगा। तो आई की वैल्यू 2 होगी। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा तो नीचे आएगी। फिर यहाँ पर आई इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते ये लूप आपका 5 चल जाएगा। तो लूप का आपके समझ में आया होगा, 1 2 3 4 5। ये क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेडली कॉल कराता है। अब दूसरे टाइप का लूप होता है आपका वाइल लूप, ठीक है, काम सेम ही करते हैं तीनों। तो अब आपका अगले टाइप का लूप होता है वाइल लूप। तो इसका सिंटैक्स हम पहले यहाँ पर देखेंगे वाइल लूप का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वाइल एक कीवर्ड लिखना होगा, फिर राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे और इसके अंदर आपको अपनी कंडीशन देनी होगी। कंडीशन यहाँ पर क्या होने वाली है कि आपका लूप कब तक चलने वाला है, मतलब जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं, जो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, उनको कब तक बार बार हम कॉल कराते जाएं, ये तो बताइए हमको। आपसे कंपाइलर पूछेगा तो आप उसको एक कंडीशन दे देना। फिर आपके यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर अपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। लेकिन एक और बात, जो इनिशियलाइजेशन होगा आपका, मतलब इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसकी मदद से हम एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन जरूरी नहीं है उसकी मदद से दे, जैसे कि आप आगे जाकर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पर आपका अपडेट होगा। अब इसके बाद भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, अपडेट के बाद, अपडेट के पहले भी, और हो सकता है अपडेट जो है आपका सबसे ऊपर हो। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसका लॉजिक किस टाइप से है, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्राम इस पर भी बनाकर देखते हैं। हाँ, तो इसको मैं फॉर लूप को यहाँ से हटाता हूँ या कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल। बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आप लॉजिक फॉर लूप से लगा सकते हो वो वाइल लूप से भी लगा सकते हो, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वाइल लिखता हूँ और कंडीशन यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक और बात, ये जो आई वेरिएबल है इसके नजदीक वाला ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। शायद मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, इसका कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। तो हाँ, तो इसका जो, एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ। अब ठीक है ना, ठीक है। चलो एक और यहाँ पर क्लास को और बंद कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो इसका कर्ली ब्रेसिस है जो बिल्कुल नजदीक वाला है आई के, वो ये वाला है। तो मतलब क्या, इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर ये अवेलेबल रहेगा आपके। लेकिन जो ये वाला है, ये आपने इसके पैरामीटर्स के अंदर पास कराया, जो राउंड ब्रैकेट्स है, तो ये इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर आई को डिक्लेयर करते हो और फिर यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आप उसको नहीं कर पाओगे। लेकिन देखिए हमने ये बाहर डिक्लेयर किया है, इसलिए वाइल लूप से बाहर भी अवेलेबल रहेगा। और मैं कंडीशन देता हूं आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। और चलिए मैं आपको 2 का टेबल यहां पर प्रिंट करा के दिखाता हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और फिर यहां पर हम सपोज करिए यहां पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई और प्लस कराते हैं आई। तो होगा क्या, यहां पर देखिए 2 प्रिंट होगा, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट होगा, फिर इसके अंदर प्लस कर दिया जाएगा, मतलब कंकैटिनेशन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहां पर सपोज करिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखिए अगर आप स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर 1 5 है और उसके अंदर आप 12 प्लस कराते हो, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा,
1512 आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेशन होता है, वो जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये इंटीजर की वैल्यू होती तो फिर इनको एक्चुअल में प्लस करता, लेकिन अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू प्लस कराई जाती है तो वो कंकैटिनेट होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो 2 मल्टीप्लाई और फिर आई की वैल्यू, तो सपोज करिए आई की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद प्लस कराएंगे क्या, इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू इस टाइप से हो जाएगा, और फिर हम यहां पर प्लस करा देंगे आई मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो आई की वैल्यू 1 है तो ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कराइए, इस टाइप से तो टेबल होता है, हाँ। तो इस टाइप से ये प्रिंट कराएगा। तो अपडेट और करा देते हैं, अगर अपडेट नहीं कराएंगे तो आई की वैल्यू आपकी 1 रहती रहेगी, ठीक है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 सही रहेगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर भी अगर ट्रू होता है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम करा देते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, या फिर आप किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। ये क्या करता है, वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। आई प्लस प्लस आप यहां पर लिख सकते हैं, प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं। इनके बारे में अभी थोड़े आगे चलकर बात करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है। ये एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। तो आगे चलकर बात करेंगे, थोड़े और रुको, हर एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा। तो इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो चलिए, ये देखिए, यू आर ऑफ 18 वो तो पहले वाला लॉजिक का है। फिर यहाँ पर देखिए 2 का टेबल आ चुका है। अब आप कितने का भी टेबल जो है प्रिंट करा सकते हो, खुद की लॉजिक को बिल्ड करिए और देखिए। तो सपोज करिए मैं आई की वैल्यू तो वही रहेगी, अगर मुझको यहाँ पर 56 का टेबल प्रिंट कराना हो तो मैं यहाँ पर 56 करा दूंगा और काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप बादशाह बन चुके हो टेबल प्रिंट कराने के, ठीक है। अब से कोई पूछे कि भाई इसका टेबल बताओ, तो सीधा प्रिंट करके दिखा सकते हो कि ये लो, ठीक है, आपको गूगल भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, वाइल लूप के बाद आता है आपका डू वाइल लूप। अब देखिए एक बात यहाँ पर, अगर सपोज करिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो फिर क्या होगा, आपके स्टेटमेंट्स तो चलेंगे नहीं, एक बार भी नहीं चलेंगे, है ना। लेकिन डू वाइल लूप आपको ये तरीका देता है कि आपके जो स्टेटमेंट्स है वो एक बार तो चलेगी मिनिमम, और बाकी बार तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, आपको सबसे पहले डू लिखना होगा, फिर यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, ठीक है, ऊपर आपको इनिशियलाइजेशन करा देना होगा, और अपडेट आप यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर कहीं पर भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देना। अब अपडेट दे दिया हमने। अब इसके बाद आपको वाइल लिखना होगा यहाँ पर, फिर जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ये, और यहाँ पर आपको कंडीशन देनी होगी, और फिर सेमी कोलन लगा देना होगा। इसका ध्यान रखना, सेमी कोलन भी लगाना है। तो होगा क्या, आएगा इनिशियलाइजेशन होगा, ये अपडेट भी हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट्स प्रिंट भी हो जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन आपकी ये ट्रू होती है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो फिर से ऊपर जाएगा, अपडेट होगा, स्टेटमेंट चलेंगे, फिर से चेक करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो रुक जाएगा, अगर ट्रू रहती है तो ऐसे रिपीटेडली कॉल कराता जाएगा। लेकिन एक बार तो चलेगा ही भैया, है ना, एक बार तो ऊपर से आएगा और ये स्टेटमेंट्स को चला देगा, बाद में कंडीशन चेक होती है। इसीलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। जो आपका फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी कंडीशन पहले चेक होती है स्टेटमेंट चलने से, और इसके अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है स्टेटमेंट चलने के, है ना। इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप और उनको कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। तो हमने वाइल डू वाइल लूप के बारे में भी बात कर ली, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, चलिए करते हैं। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पर एक और हम यहाँ पर प्रोग्राम ले लेते हैं। हमको प्रिंट कराना है कुछ इस टाइप से 1, ठीक है, या एक काम करते हैं, हम प्रिंट कराते हैं, हाँ, 1 3 5 7 9, ये सीरीज हमको प्रिंट करानी है, इस टाइप से आना चाहिए कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। देखिए हमको कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 9 तक जाना है, इसीलिए आई की वैल्यू शुरुआत में वो करिए जहां से आपको शुरुआत करनी है। फिर कंडीशन दीजिए कब तक चलना है, हमको तब तक चलना है तब तक आई की वैल्यू या तो 9 से कम हो या उसके बराबर हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा होती है तो आपको रुक जाना है। अब देखिए आई को अपडेट कराना है, 1 3 5 7 9 ऐसे हो रहा है, तो आई की वैल्यू हम 2 से बढ़ाएंगे इस बार, जरूरी नहीं है हमेशा 1 से ही बढ़ेगी। तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, या हम क्या करते हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, आई प्लस इक्वल टू 2, एक ही बात है ना।
फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी। प्रिंट ln i। हम देखते हैं इसका आउटपुट सही आता है कि नहीं। सही आएगा यार, गलत थोड़ा बताएगा आपको हम। 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी एस्केप सीक्वेंस के बारे में भी बताइए आपको। देखिए एस्केप सीक्वेंस की शुरुआत बैकस्लैश से होती है और इसके बाद आपको बैकस्लैश लिखना होगा और उसके बाद आपको एक कैरेक्टर लिखना होगा, ठीक है। और उनको आपको सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर देना होगा। तो ये आपकी होती है कि वो एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब एस्केप सीक्वेंस क्या करती है, देखिए नाम इसको ध्यान से पढ़िए थोड़ा। एस्केप सीक्वेंस ये कुछ एस्केप करा देती है। तो जैसे कि मैं यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर एन लिखूं, ठीक है, और सपोज करिए मेरे पास कोई, हाँ इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये प्रिंट करा देगा आपका एन। लेकिन अगर मैं इसके सामने ये बैक स्लैश लगा दूं ना, या जो भी है फॉरवर्ड स्लैश जो भी है, ठीक है, तो ये इसको एस्केप करा देगा। मतलब जो इसका जिस टाइप से नॉर्मली चलने वाला था ना, उसको एस्केप करा देगा। इसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन को एस्केप करा देगा, ठीक है। तो वही होता है, इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए। मतलब आपने बैकस्लैश एन लिखा तो वो इसका कुछ मतलब समझेगा, और इसका वो मतलब समझेगा न्यू लाइन, ठीक है। क्या समझेगा, न्यू लाइन। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं हाई और फिर बैकस्लैश एन जोकर, तो ये क्या करेगा, जो आपका कर्सर होगा, जैसे कि हाई प्रिंट कराया उसने, कैपिटल एच होगा, चलो हाँ, तो हाई फिर स्पेस प्रिंट होगा और फिर बैकस्लैश एन मिलते ही वो नई लाइन में आपके कर्सर को इस टाइप से पहुंचा देगा, ठीक है। और फिर बाद में नीचे होगा प्रिंट जोकर। तो देखते हैं इसका, चलिए आउटपुट देखते हैं। न्यू लाइन इसी टाइप से बहुत होते हैं। एक बैकस्लैश टी होता है। बैकस्लैश टी क्या करता है, एक टैब इंसर्ट कराता है। एक टैब 8 स्पेसिस के बराबर होता है नॉर्मली, ठीक है। और बैकस्लैश एन हो गया। अब सपोज करिए आपको इसके अंदर, चलो पहले बैकस्लैश एन का एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं। इसको हम यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं और कंपाइल करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो हाय जोकर हाय जोकर हाय जोकर अगली लाइन में पहुंच रहा है ना। वो लूप के अंदर था इसलिए 4-5 बार आ गया, 5 बार आया होगा शायद, क्योंकि 5 बार चला होगा हमारा लूप। कितनी बार चला है, 1 3 5 7 9, हाँ 5 बार चला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है बैकस्लैश टी, ये 8 स्पेस प्रिंट कराएगा। लेकिन सपोज करिए आपको इसके अंदर ये फिर से क्या करना है, ये डबल कोट्स प्रिंट कराने हैं। तो देखिए अब ये क्या समझेगा कि हाँ भाई ये इसका डबल कोट यहाँ पर खत्म हो चुका है और इसके बाद में कोई जोकर वेरिएबल है, तो मतलब ये एरर देगा। ये कहेगा कि भैया आपने इसको खोल तो दिया, इसको बंद कहाँ पर किया। इसीलिए हमको अगर ये प्रिंट कराना है तो इसके सामने भी बैकस्लैश लगा देना होगा। फिर ये समझ जाएगा कि हाँ इसको यहाँ पर ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखना अब यहाँ पर, हाँ तो इस टाइप से आ गया है। सिंगल कोट प्रिंट कराना उसके लिए भी यही है। तो ये थे आपके कुछ एस्केप सीक्वेंस और बैकस्लैश टी 8 स्पेसेस प्रिंट कराएगा। चलो ये भी दिखा देते हैं आपको। हाँ तो देखिए फिर ये फॉर्मेटिंग में काफी काम आता है ना। जब इक्वल को अब ऐसे थोड़ा करोगे आप, यहाँ पर इतने स्पेस दोगे खुद, ठीक है। बैकस्लैश टी लगाइए और अपना काम निपटा दीजिए। तो हाय जोकर, तो इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली थोड़ी, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। और आखिर में हम कोशिश करेंगे आपको 1-2 अच्छे से प्रोग्राम करवाए। अब आगे बात करते हैं, फिर से कुछ मेथड्स पर वापस आते हैं। तो मेथड को कॉल कराना आपको आ गया। अगर स्टैटिक होता है तो क्लास के नाम से, इंस्टेंस होता है तो इंस्टेंस के नाम से, मतलब ऑब्जेक्ट बनाकर तब कॉल करना पड़ेगा। अब सपोज करिए मैं यहां पर एक मेथड बनाता हूं ऐड नाम से। देखिए आपका कितना काम आसान होगा। पब्लिक, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर लिखना है कि क्या वो स्टैटिक है या नहीं है, मतलब क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं है। हम कहते हैं कि चलो भाई स्टैटिक बनाते हैं इस बार। और इस बार हम इसका रिटर्न टाइप, मतलब जो ये वैल्यू हमको रिटर्न करके देगा ना, कुछ काम करेगा और फिर हमको कुछ वैल्यू वापस देगा। तो वो सपोज करिए इंटीजर की देने वाला है और इसका नाम रखते हैं हम ऐड। और सपोज करिए इसको 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, एक ए और एक बी, और इन दोनों वेरिएबल्स को वो जोड़कर वापस हमको दे देगा, ठीक है। तो अब वापस रिटर्न कराने के लिए देखिए, अगर इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड नहीं होता है, अगर वो वॉइड नहीं होता है तो उसके अंदर आपको कुछ रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। और मैं यहां पर करता हूं रिटर्न a प्लस बी। तो ये क्या करेगा, कुछ वैल्यू को रिटर्न करा देगा a प्लस बी को। जैसे कि यहां पर हमने कॉल किया इसको, क्या नाम है, ऐड 5,10। तो होगा क्या, यहां पर जो 5 वैल्यू होगी वो a के अंदर जाएगी, 10 वैल्यू b के अंदर जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न करा देगा a प्लस बी, मतलब 5 + 10 15। लेकिन इसने वो वैल्यू रिटर्न कराई, लेकिन हमको
उसको कहीं पर स्टोर तो कराना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी ने मिठाई दी तो आपको उसको कहीं पर रखनी तो पड़ेगी या फिर पेट के अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे भी करो, तो मैं इंट सी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और ऐड कराता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर मैं यहाँ पर सी प्रिंट करा दूँ तो देखना क्या एरर आया। वेरिएबल सी ऑलरेडी डिफाइंड है यार, तो सम नाम से बनाते हैं और इसको यहाँ पर हम सम प्रिंट कराते हैं। अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो देखिए 15 आया है, 10 + 5 15 आपका आउटपुट आया। तो रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू को वापस रिटर्न कराता है मेथड से। और अगर आप यहां पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते, जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाते हो int sum इक्वल टू a + b, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि जिसका कुछ रिटर्न टाइप है वॉइड के अलावा, वॉइड मतलब कुछ वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि हाँ भाई वैल्यू रिटर्न करेगी और फिर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो फिर ये तो धोखा धोखा दिया आपने उसको, है ना। तो धोखाधड़ी नहीं चलेगी, यहां पर ये कहेगा कि भाई वैल्यू रिटर्न करो, अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए आपको यहां पर रिटर्न सम कराना पड़ेगा कि हम हाँ भाई आपको सम रिटर्न करा देते हैं, चलो हम आपका भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया। इसी टाइप से आपको करना होगा। लेकिन एक और बात, अगर मैं इसके बाद यहां पर लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहां पर लिख दूं नॉट एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो होगा क्या, आप एक्सपेक्ट करोगे जैसे ही हमारा क्या एरर आया, हाँ आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो फंक्शन, जो ये स्टेटमेंट है, आप ये मतलब एग्जीक्यूट होगा जैसे ही आपने सम मेथड को कॉल, ऐड मेथड को कॉल किया यहाँ पर, तो ये वैल्यू सम रिटर्न कराएगा इसके अंदर, ठीक है, इन सम के अंदर चली जाएगी। अब देखिए जो ये सम वेरिएबल है ये सिर्फ यहां तक रीचेबल है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और जो ये आपका दूसरा सम नाम से वेरिएबल है वो इस ब्लॉक के अंदर रहने वाला है। तो जावा का कंपाइलर इसके अंदर ढूंढेगा कि वही कोई दूसरा सम नाम से वेरिएबल तो नहीं है, वो कहेगा नहीं है भाई, बना लो बना लो, ठीक है। इसीलिए इसने कोई एरर थ्रो नहीं किया कि यहाँ पर भी आपने सम नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पर भी, क्योंकि ये अलग अलग ब्लॉक के अंदर है। तो हाँ, जैसे ही आपका रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होता है ना, उसके बाद आपके कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए इसने यहां पर कहा अनरीचेबल स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट तक मैं रीच नहीं कर पाऊंगा। क्यों लिख रहे हो आप इसको, ये मना कर देगा, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया। तो एक बार आपका रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपके कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, ठीक है। तो इसको हम यहां पर क्लियर करते हैं। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हो जो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तब आपको एरर मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। लेकिन सपोज करिए वॉइड मेथड है, ठीक है, कोई वॉइड मेथड है और उसके अंदर आप कुछ वैल्यू रिटर्न करा रहे हो, तो वो नहीं रिटर्न कर सकता। एक और बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसका भी डेटा टाइप इंट होना चाहिए। वैल्यू क्या रिटर्न करी इसने, सम, सम का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो इसीलिए इंट होना चाहिए। सपोज करिए मैं इसको फ्लोट का बदल देता हूं, तो देखिए एरर आएगा कि इनकम्पेटेबल टाइप, पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी इंट का होना जरूरी है, डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। तो इतनी बात। अब यहां पर मैं सपोज करिए वॉइड कर देता हूं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आप एक तरीके से यूज कर सकते हो, खाली रिटर्न लिख दो अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। कहां पर एरर आया, यहां पर आया इनकम्पेटेबल टाइप वॉइड, हाँ तो इसको हटा देते हैं हम, यहां पर इंट के अंदर अब स्टोर नहीं कराते हैं। और सम नाम का इसको अब कोई वेरिएबल पता नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पर हम बाद में प्रिंट करा लेंगे। हाँ, तो देखिए अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेट्स चेक, ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए अनरीचेबल स्टेटमेंट फिर से आ रहा है, क्योंकि रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसी टाइप से आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब एक और बात हम मेथड के बारे में यहाँ पर जानेंगे। सपोज करिए मैं एक और मेथड यहाँ पर बनाता हूँ वॉइड, और ये भी दो वैल्यूज को ऐड कराता है, लेकिन ये पॉइंट की वैल्यूज को ऐड कराता है, ठीक है। तो चलो पहले हम इंट की कराते हैं, इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। तो हम यहां पर एक और मेथड बना लेते हैं, लेकिन अब ये क्या कहेगा कि भाई देखो मेरे पास पहले से एक मेथड ऐसा डिफाइंड है, मैं आपको ये इजाजत नहीं दूंगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पैरामीटर्स के अंदर कुछ वैल्यूज को अलग कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ये फ्लोट की वैल्यूज को ऐड करे, तो मैं यहां पर अगर फ्लोट ए कोमा फ्लोट बी लिखूं तो देखते हैं क्या कोई एरर आता है, नहीं आता। तो हमको करना क्या है, जहां यहां पर कितने पैरामीटर्स है, 2 है, और यहां पर 2 है। तो या तो आप क्या करिए, जितने पैरामीटर्स यहां पर है और जितने यहां पर है उनको अलग कर दीजिए। हो सकता है आप यहां पर इंट के 3 ले लो, या फिर क्या करिए आप इनके डेटा टाइप्स को बदल दीजिए।
ठीक है, मर्जी आपकी है, तभी आप इनको सेम नाम दे सकते हो। और उसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, जब आप एक से ज्यादा मेथड्स बनाते हो सेम नाम से, लेकिन इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए। कम से कम एक कंडीशन तो आपको फॉलो करनी है कि या तो इनके नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स है वो अलग कर दो, या डेटा टाइप अलग कर दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सपोज करिए रिटर्न कराता हूं a+b। मैंने यहाँ पर क्या दिक्कत की है बताइए मुझको, एरर आने वाला है यहाँ पर। वॉइड को हटाना पड़ेगा, फ्लोट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सपोज करिए अब यहाँ पर, इसलिए अब फिर मैं यहाँ पर क्या करा सकता हूँ, प्रिंट भी करा सकता हूँ, या सबसे पहले उसको एक फ्लोट वेरिएबल बनाकर उसको हम किसी के अंदर स्टोर भी करा सकते हैं। तो मैं ऐड कराता हूँ 5.2, 7.2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐड कराएगा। अब यहाँ पर क्या एरर आई है, नो सुइटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड डबल डबल। तो एक और हमको यहाँ पर एरर मिला है, हमको एफ लगाना होगा स्पेसिफाई करने के लिए फ्लोट के लिए कि ये फ्लोट का है। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि 5.2 मतलब एक फ्लोट की वैल्यू, एक फ्लोट की वैल्यू, ये ऊपर जाएगा, जिस मेथड से भी पैरामीटर्स मैच करेंगे उससे मैच करेगा कि क्या इंट इंट है। यहाँ पर इसको ढूंढनी फ्लोट है, यहाँ पर इंट मिली तो कहेगा नहीं ये नहीं है, फिर इसके ऊपर जाएगा कि हाँ भाई फ्लोट फ्लोट है, फ्लोट फ्लोट है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एफ हटाया तो ये क्या बन गई, डबल डबल। तो यहाँ पर ढूंढेगा क्या कोई ऐड मेथड है जिसके अंदर पैरामीटर्स डबल डबल है। देखिए ये कह रहा है कि नो सच सुइटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड डबल डबल। एक तो हमारे पास इंट इंट का है, एक फ्लोट फ्लोट का है, इसीलिए आप कर क्या रहे हो, हमारे पास मेथड ऐसा है ही नहीं खमा में, ठीक है, बेवजह से कर रहे हो। तो ठीक है, इतना हो गया। अब ये इसको ऐड करा देगा 5.2 को, और 7.2 था शायद हमारा, है ना, 12.4 इसका आउटपुट आ चुका है। तो मेथड्स के बारे में तो आपको काफी नॉलेज हो गई, कैसे मेथड्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब आप बार बार सपोज करिए आपको बहुत सारी वैल्यूज को ऐड कराना है, तो क्या आप बार बार इस कोड को लिखोगे a+b a+b a+b, और हो सकता है आपको परसेंटेज निकालनी हो, एक मेथड बना सकते हैं आप ऊपर, और फिर उसके अंदर बस आप वैल्यूज पास कराते जाइए, वैल्यूज पास कराते जाइए, है ना। तो उससे आपका कोड भी छोटा होगा, आपके समझ में भी आएगा आप कर क्या रहे हो, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये बंदा ऐड कर रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी और को प्रोग्राम भी देते हो तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। तो हमने वाइल, डू वाइल, फॉर लूप के बारे में बात कर ली। तो अगर आप चाहते हैं हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, या फिर ऐसी और वीडियोस लेकर आए जिसमें हम पूरे सिलेबस को एक वीडियो के अंदर कवर करें, फिलहाल हाँ हमको पता है हमने थोड़े से टॉपिक छोड़े हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो अगली वीडियो में एक वीडियो फिर से ऐसी लाएंगे, और उसके अंदर हम जो बाकी के बचे हुए कंसेप्ट है एक साथ ही आपके क्लियर कर देंगे। तो बताना, आप कमेंट करके बताना है जैसे भी बताओगे कि हमको ऐसी सीरीज और कंटिन्यू करनी है या नहीं, और हमको बताना कि और क्या वीडियोस आपको चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आपके अकॉर्डिंग जिस टाइप से आपको वीडियोस चाहिए उस टाइप से बताना, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।